Welcome you all to EdSarthi. So guys, welcome back again to our Waka initiative weekly activity based current affair. So first of all, thank you very much for liking the first video जो हमने कल अपने YouTube चैनल पे डाला था environment section का. Today we are going to cover polity and governance. Those who are watching the video for the first time, अपने Waka initiative के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा. देखिए, we have started this weekly activity based current affair at our YouTube channel. And what we are doing is कि जो भी current affair let's say 1st to 7th अगस्त आया है उसको हम एक वीक के गैप पे विच वी स्टार्टेड फ्रॉम 15th ऑफ अगस्त, है ना, उसको सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे. मतलब 15th ऑफ अगस्त को हमने कवर किया एनवायरमेंट, जो भी करंट अफेयर 1st टू 7th अगस्त एनवायरमेंट से रिलेटेड आया था. अब उसके बाद जो भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड आया वो हम आज कवर कर रहे हैं 16th. तो इससे क्या है कि आपको ना तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि वहां पे टॉपिक इवॉल्व हो रहा होता है. एक आध वीक में जब टॉपिक थोड़ा इवॉल्व हो जाता है, थोड़ा कंसोलिडेट होता है, तो कंटेंट और अच्छे तरीके से डिलीवर किया जा सकता है एनालिसिस करके. और ना ही आपको मंथली मैगजीन का वेट करना पड़ेगा जो कि एक मंथ कंप्लीट होने के 20 दिन बाद आती है ना. तो ऑलमोस्ट 50 डेज का डिले है मंथली करंट अफेयर मैगजीन में, है ना. तो उसके बीच का रास्ता हमने ढूंढा है, मिडिल पाथ ऑलवेज. सो वीकली एक्टिविटी बेस्ड करंट अफेयर. एक्टिविटी क्या है इसमें, ये जो भी टॉपिक हम आपको कवर करेंगे उस पे एमसीक्यू, उस पे आपको मेंस का क्वेश्चन, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर. ठीक है. आज हम करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस. देखिए, एक दो चीजें और बताना चाहूंगा. जो कल का वीडियो था उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारा नए नए सजेशन लोगों ने दिए. आई गारंटी यू जितने भी सजेशन आपने दिए कि इसको मेंस का किस टॉपिक में यूज कर सकते हैं वो ऐड करें, किस टॉपिक को, फिर स्टार रेटिंग ऐड करें, फिर मंथली कंपाइलेशन दे इनकी टॉपिक वाइज, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू प्रोवाइड. ठीक है ना. लेकिन जस्ट टू मोटिवेट अस, एक रिक्वेस्ट है मेरा सभी से, प्रमोट दिस वीडियो, प्रमोट दिस वाका इनिशिएटिव अक्रॉस द प्लेटफॉर्म. अपने दोस्तों के साथ, अपने डिफरेंट डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप जो आपने ज्वाइन कर रखे हैं, इसे प्रमोट कीजिए, है ना. वी आर गोइंग टू कीप दिस इनिशिएटिव फ्री फॉर द लॉन्ग टाइम. दिस इज आवर गोल. आप इसको जितना प्रमोट करेंगे हमें उतना मोटिवेशन मिलेगा. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पॉलिटी एंड गवर्नेंस. देखते हैं क्या क्या टॉपिक थे. तो इंडेक्स ऐड करा है हमने जैसे कि आपने सजेस्ट किया, है ना. ये इंडेक्स है, दीज आर द टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो एक वीक का है, 1st और 7th ऑफ अगस्त से, 1st टू 7th ऑफ अगस्त. ठीक है. तो टॉपिक देखते हैं सीधा, इंडेक्स आपकी रीडिंग के लिए हेल्प करेगा. सबसे पहला टॉपिक है प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एमएमडीआर 1957. तो जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट है, रेगुलेशन एक्ट, उसमें अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है. दिस इज द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, है ना. तो बेसिक एक पॉइंट है कि क्या अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, उसके बारे में बात करते हैं और जनरल चीज देखते हैं. देखिए, जो एमएमडीआर एक्ट है, इट इज द मेन लेजिस्लेशन. जो भी हमारी कंट्री में माइंस है, माइनिंग की एक्टिविटी है, मिनरल का एक्सप्लोरेशन है ना, एमएमडीआर इज द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन टू गाइड दैट, टू रेगुलेट दैट. पहला पॉइंट तो ये हो गया. ठीक है ना. इसके अंदर कोल एंड लिग्नाइट भी आता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि कोल के लिए कुछ अलग है क्या. तो कोल एंड लिग्नाइट भी एमएमडीआर एक्ट के अंदर ही आता है. ये पॉइंट समझ में आया, है ना. तो ऐसे ही जहां जहां पे पॉइंटर आते रहेंगे मैं आपको याद कराता रहूंगा. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या है, ये एक्ट जो है काफी बार अमेंड किया गया है. 1957 में पहली बार आया था, है ना. उसके बाद ये 2015 में अमेंड किया गया, 2020 में अमेंड किया गया, 2021 में अमेंड किया गया, है ना. तो जो कोल ब्लॉक स्कैम था उसके बाद से काफी ज्यादा उंगलियां उठने लग गई इंडिया की जो माइनिंग प्रोसेस है, माइनिंग गवर्नेंस है उसके ऊपर. तो एक्ट ये बहुत बार अमेंड किया गया है ना. दैट इज द इंफॉर्मेशन. वैरायटी ऑफ चीजें इस अमेंडमेंट में टारगेट की गई, है ना. एरिया बढ़ाया एक्सप्लोरेशन के अंडर का, मिनरल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए. आपको पता है कि कितना कोल का शॉर्टेज है इंडिया में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो वैरायटी ऑफ अमेंडमेंट हैज बीन डन टू एड्रेस दैट सिचुएशन. और अब क्या अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, नाउ की हाईलाइट ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट. देखिए, आप सभी ने स्पेशली पोस्ट कोविड टाइम में सुना होगा कि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स है ना. क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं. क्या क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लिथियम हो गया, फॉर एग्जांपल यूरेनियम हो गया, फॉर एग्जांपल रेयर अर्थ मेटल्स हो गए, है ना. रेयर अर्थ मिनरल हो गए, लिथियम हो गया. लिथियम मतलब कहां यूज होता है, बैटरी में, है ना. इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर इंडिया को विक्ट्री चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में, तो वी नीड लिथियम. ऐसे यूरेनियम हो गया. तो देयर आर सर्टेन स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, है ना. तो अब इन क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की जो माइनिंग है वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव है और बहुत ही क्रिटिकल है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए, सिक्योरिटी के लिए भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी. ठीक है. सो इनकी जो माइनिंग है इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन चाहिए. तो क्या कर रहे हैं, इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट के थ्रू इनका एक नया पार्ट बना रहे हैं. जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स हैं, इस एमएमडीआर एक्ट में उनके अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, है ना.
अलग अलग उनकी क्वालिटी के हिसाब से, उनकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में उन्हें डिवाइड किया गया है ना, और हर ग्रुप का अलग अलग सिस्टम बनाया गया है कि इनकी माइनिंग किस तरीके से होगी, ठीक है। सो ऐसे ही जो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल है इनका एक अलग ग्रुप बनाया जा रहा है, न्यू पार्ट डी, है ना। तो जो भी क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल अलग अलग ग्रुप में है उनको निकाल के एक नए ग्रुप में डाल देंगे, पार्ट डी, और उसके जो माइनिंग प्रोसेस है उसको हम प्रमोट करेंगे। वहां पे प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, वरना वो आएगा ही नहीं स्ट्रेटेजिक मिनरल में, क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल में, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है ना। तो इसीलिए अलग से शेड्यूल बना के वहां पे प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट किया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन, दैट इज द गोल, ठीक है। तो सेंटर वुड बी एम्पावर्ड टू ऑफर कंसेशन, देखो कंसेशन ऑफर करेंगे फॉर माइनिंग दीज मिनरल टू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनी। समझ में आया? तो क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल को नए पार्ट में डाल के वहां पे थोड़ा प्राइवेटाइजेशन करेंगे और उनको थोड़ा कंसेशन देंगे माइनिंग के लिए, सिंपल सा गेम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं आप, इशू क्या है इस अमेंडमेंट के साथ, इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, चैलेंज क्या है? चैलेंज है फेडरल, फेडरल चैलेंज इज देयर। देखिए, दिस इज द ब्रीच ऑफ स्टेट्स पावर। जो माइंस एंड मिनरल है ना, इनके जो इस एक्ट का जो अमेंडमेंट है उसमें यू आर ब्रीचिंग द स्टेट राइट, ब्रीच ऑफ स्टेट राइट एज मिनरल कम अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट। जो एंट्री 23 है लिस्ट 2 जो शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी स्टेट लिस्ट के अंदर ये आता है। तो दिस इज द ब्रीच ऑफ फेडरलिज्म, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है स्टेट का अंडर आर्टिकल 246 वो आप ब्रीच कर रहे हो। तो सिंपल से याद रखो कि फेडरलिज्म का ब्रीच हो रहा है, दैट इज इट, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा क्रिटिसिज्म इसका यह है कि जब आप प्राइवेट कंपनीज को कंसेशन दे रहे हो तो वही आर्ग्यूमेंट आ जाता है कि सूट बूट वाली सरकार, करप्शन हो जाएगा, है ना, और क्रॉनी कैपिटलिज्म हो जाएगा। तो वो एक क्रिटिसिज्म आ गया, दो क्रिटिसिज्म हो गए सिंपल से, स्टेट का फेडरलिज्म ब्रीच हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर के थ्रू क्रॉनी कैपिटलिज्म प्रमोट हो रहा है, बस, ठीक है। इतना सा इंफॉर्मेशन चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे, व्हाट इज द सेकंड टॉपिक फॉर टुडेस क्लास, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, चाहे आपका न्यूक्लियर वेपन हो, बायोलॉजिकल वेपन हो, केमिकल वेपन हो, है ना। तो इंडिया चाहता है डिसआर्मामेंट, तो इंडिया ने जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इसके लिए एक एक्ट है इंडिया के पास, है ना। मतलब मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी एग्रीमेंट को कमिट करते हैं, उसको साइन करके आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको रेटिफाई करने के लिए हमें इंडिया में एक लॉ लाना पड़ता है, तभी वो रेटिफाई होता है जब डोमेस्टिक लॉ आ जाएगा। तो जितने भी हमने इंटरनेशनल एग्रीमेंट, इंटरनेशनल कमिटमेंट किए हैं, है ना, डिसआर्मामेंट के लिए, उनको रेटिफाई करने के लिए एक WMD एक्ट है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट 2005। देखो ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो लोग पिछले 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समझना और आसान है, समझाता हूं। देखो ये 2005 में क्यों आया, सोच के देखो ये 2005 में ही क्यों आया। रिमेंबर दिस थिंग कि 1998 में हमने किया न्यूक्लियराइजेशन, है ना, इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का बाइकआउट हुआ, सबने ये बोला कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन एक्वायर कर लिया, ना हम NPT साइन कर रहे हैं ना CTBT साइन कर रहे हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग, है ना। तो इसी अराउंड इंडिया ने ये बोला कि हम न्यूक्लियर वेपन तो एक्वायर कर रहे हैं लेकिन वी स्टिल सपोर्ट डिसआर्मामेंट, है ना। तो इंडिया ने ये एक्ट 2005 में जब पास किया, जिस टाइम पे हमारी जो न्यूक्लियर डील थी वो यूएस के साथ नेगोशिएशन चल रहा था, है ना, यूएस वाज रेडी टू रिकॉग्नाइज इंडिया एज अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, है ना। उसी टाइम पे हमने ये एक्ट पास किया क्योंकि इमेज बनानी है, बताना है कि हम डिसआर्मामेंट के सपोर्ट में है ना। तो दिस इज द एंगल कि 2005 में ही क्यों हमने इसे इनैक्ट किया। अब क्या है 2005 के बाद, अब रिसेंटली जो है कुछ और अमेंडमेंट इसमें प्रपोज किया है, दिस न्यूज इज अबाउट दिस। तो 2022 में कुछ अमेंडमेंट प्रपोज किया है, एक ही पॉइंट है, बताऊंगा मैं आपको। पहले देखते हैं वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होता है। कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है WMD की, कि जैसे टेररिज्म की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है ना एट इंटरनेशनल लेवल, है ना, ऐसे ही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है ना। देयर इज नो सिंगल अथॉरिटेटिव डेफिनेशन ऑफ WMD इन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। लेकिन इंडिया का जो WMD एक्ट है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को 3 कैटेगरी में डालता है। क्या 3 कैटेगरी है? बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन एंड न्यूक्लियर वेपन। ये 3 टाइप के वेपन को हम WMD बोलते हैं। ये समझ में आ गया? इंटरनेशनल लॉ में कंसेंसस नहीं है, बट इंडिया ने डिफाइन किया हुआ है, लॉ पास करना है, डिफाइन तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब ये जो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, इस प्रपोज अमेंडमेंट में क्या बोला गया है? देखो इस प्रपोज अमेंडमेंट में ये बोला गया है, कोई भी अगर इन WMD को, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, या फिर इनके डिलीवरी सिस्टम को, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो वेपन होता है, वेपन सिंपल न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन कुछ भी हो सकता है, और एक उसका डिलीवरी सिस्टम होता है। मान लो अब आपने कोई न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तो ऐसा थोड़ी है कि अपने कंधे पे रख के लेके जाओगे, न्यूक्लियर वेपन फेंक के आओगे, है ना। सो वी नीड अ डिलीवरी सिस्टम फॉर दैट, है ना। सो अगर आपको
WMDs को खत्म करना है तो वेपन को भी खत्म करो और उनके डिलीवरी सिस्टम को भी खत्म करो, दोनों चीजों को खत्म करना पड़ेगा। तो इंडिया ने इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या प्रपोज किया है, किसी भी इंडिविजुअल ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर फाइनेंसिंग की किसी भी WMD रिलेटेड एक्टिविटी की, चाहे वो वेपन हो या उसका डिलीवरी सिस्टम हो, उसने अगर उसकी फाइनेंसिंग की, कुछ भी पकड़ा गया, किसी IRS ने पकड़ लिया कि हाँ ये पैसा गलत जगह जा रहा है, तो उसके सारे एसेट सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रीज कर लेगी, है ना, और सारी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को अटैच कर लेगी, है ना। तो जो WMD वेपन एंड उसका डिलीवरी सिस्टम है, उसकी फाइनेंसिंग को किल करने के लिए अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है, कोई फाइनेंस ना कर पाए, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल ट्रीटीज टू कंट्रोल ओवर यूज ऑफ द WMD, दिस इज नेक्स्ट थिंग। अब क्या इंटरनेशनल ट्रीटीज है टू कंट्रोल द WMD, नाम याद करने हैं बस। एक जेनेवा प्रोटोकॉल है 1925 का, जो केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन को बैन करता है। एक बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है 1972 की, एक केमिकल वेपन कन्वेंशन है 1992 की, जो कॉम्प्रिहेंसिव बैन लगाती है। ऑफ कोर्स नाम से पता लग रहा है, बायोलॉजिकल वाली बायोलॉजिकल के ऊपर लगाएगी, केमिकल वाली केमिकल के ऊपर लगाएगी। और न्यूक्लियर के लिए क्या है, एक NPT है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एक CTBT है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, है ना। किसी और दिन करेंगे इस टॉपिक को, डिटेल में बताऊंगा NPT और CTBT का फंडा, ठीक है। सो ये हो गया आपका WMD अमेंडमेंट एक्ट, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक, दिस इज 25 ईयर ऑफ इंडो नागा सीज फायर एग्रीमेंट 1997 to 2022। तो जो इंडिया और नागालैंड के ट्राइब्स के बीच में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके और नागालैंड के ट्राइब्स के बीच में जो सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था 1997 में, उसको हो चुके हैं 25 ईयर, है ना। इसके रिस्पेक्ट में ना एक मूवी बताऊंगा मैं, वंडरफुल मूवी जो मुझे लगी, अनेक करके एक मूवी है, जरूर देखना, है ना। आपको पूरा जो भी नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का इशू है वो समझ में आएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई लाइक दिस मूवी, की काफी बहुत ही सही से बनाई गई है ना। तो देखिए क्या है अब ये न्यूज। अब नागालैंड में या फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट में 3 टाइप के इशू हैं, बेसिक से बताऊंगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नागालैंड में या पूरे नॉर्थ ईस्ट में 3 टाइप के इशू हैं। क्या है 3 टाइप के इशू? सबसे पहला इशू है ट्राइबल वर्सेस गवर्नमेंट, दूसरा इशू है ट्राइबल वर्सेस आउटसाइडर, तीसरा है ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल। इन तीनों की बातें समझो आप, फिर आपको समझ में आएगा। ट्राइबल वर्सेस गवर्नमेंट क्या इशू है ना। ट्राइबल वर्सेस गवर्नमेंट ये इशू है कि इन ट्राइबल्स को लगता है, जो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हैं, दे फील कि इनकी ज्योग्राफिकल एक्सक्लूजन, इनकी कल्चरल यूनिकनेस की वजह से गवर्नमेंट ने इनको आइसोलेट कर दिया है मेन स्ट्रीम से, है ना। इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ है, दैट इज द फैक्ट, ठीक है। सो इस वजह से दे वांट मोर ऑटोनॉमी। अब ये जो ट्राइबल वर्सेस गवर्नमेंट है, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। एक वो है जो ये बोलता है कि हमें इंडिया से अलग होना है, जैसे ग्रेटर नागालैंड बनाना है, अलग हम कंट्री बनाएंगे। एक तो ये है सेपरेट कंट्री, इनको बोलते हैं सेपरेटिस्ट, ठीक है। और दूसरे हैं जो बोलते हैं हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, वो बोलते हैं जैसे अलग अलग स्टेट है, जैसे मान लो नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। कुछ ट्राइब ये बोलते हैं हमें कुकी नागा बनाना है ना। जो ट्राइब है उनको अपना स्टेट बनाना है, सेपरेट स्टेट, नॉट द कंट्री, ठीक है ना। तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। इंडिया यूज टू क्रिएट, इंडिया क्रिएट करता है टाइम से टाइम डिफरेंट स्टेट। हमने तेलंगाना क्रिएट किया, हमने उत्तराखंड क्रिएट किया, हमने लेट्स से कि जो भी हिली एरियाज हैं वहां पे नए स्टेट क्रिएट किए, छत्तीसगढ़ क्रिएट किया। तो अगर ये लोग अगर सेपरेट स्टेट मांग रहे हैं तो वी शुड कंसीडर देम, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस होनी चाहिए। लेकिन जो सेपरेट कंट्री मांग रहे हैं उनको किल करो, है ना। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड शुड नॉट बी हर्ड, ठीक है ना। तो ये सेपरेटिस्ट है। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी है यहाँ पे ट्राइबल वर्सेस गवर्नमेंट में। तीसरी कैटेगरी क्या है? जो ये बोल रहे हैं ना तो हमें सेपरेट कंट्री चाहिए, ना हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, हमें क्या चाहिए? थोड़ी ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी चाहिए बस हमें, है ना। कि कुछ काउंसिल बना दी शेड्यूल 5 के अंदर, शेड्यूल 6 के अंदर, है ना, ताकि हम अपना कल्चर प्रोटेक्ट कर पाए, हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाए, है ना। तो ये 3 कैटेगरी है ट्राइबल वर्सेस गवर्नमेंट में, है ना। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का इशू इसी तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन में समराइज किया हुआ था। अगला है ट्राइबल वर्सेस आउटसाइडर, है ना। अब ये सेकेंड इशू क्या है, क्लीन कर देते हैं। ट्राइबल वर्सेस आउटसाइडर, ट्राइबल वर्सेस आउटसाइडर क्या इशू है? देखिए ट्राइबल पीपल जो भी नॉर्थ ईस्ट में है, वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स हुआ है, स्पेशली आफ्टर द बांग्लादेश वॉर इन 1971। जो बांग्लादेश से इन्फ्लक्स हुआ है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उन्होंने इनकी सोसाइटीज को थोड़ा सा इनसिक्योर या चैलेंजिंग बना दिया है, स्पेशली इन द इकोनॉमिक टर्म्स। मतलब क्या है, मान लो यार सिंपल सी बात है कि नॉर्थ ईस्ट में वैसे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कम है ना। अब वहां पे मान लो एक्स अमाउंट ऑफ वर्क है और वो वाई वेजेस पे जो वहां के लोकलाइट है करने को तैयार है,
एक्स अमाउंट ऑफ वर्क जो कि वाई वेजेस पे हो रहा है। अब कोई आउटसाइडर आता है, लेट से बांग्लादेश से कोई आता है ना, और वो ये बोलता है कि भैया मैं तो वाई माइनस डेल्टा में करने को तैयार हूं, क्योंकि उसको और ज्यादा जरूरत है काम की, है ना। तो नुकसान किसको हुआ? जो लोकलाइट है, लोकल इंडिविजुअल ये बोलता है यार हमारा काम आप लेके जा रहे हो। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट है ट्राइबल वर्सेस आउटसाइडर का। एक तो ये इकोनॉमिक है और कल्चरल भी है, कल्चरल भी है कि हमारा जो कल्चर है वो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो बाहर से आके। तो ये ट्राइबल वर्सेस आउटसाइडर का एक कॉन्फ्लिक्ट है। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल। ये काफी लोग समझते नहीं है ना। हमें क्या लगता है कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब है, इवन विद इन द नागालैंड, है ना, ऐसा नहीं है कि हर कोई सेम चीज चाहता है या हर किसी का सेम इंटरेस्ट है ना। हर किसी के मल्टीपल इंटरेस्ट है ना। और देयर आर वेराइटी ऑफ ट्राइबल ग्रुप, वेराइटी ऑफ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेपरेटिस्ट या फिर सेपरेट स्टेट या फिर ऑटोनॉमी का डिमांड कर रही हैं। तो विद इन नागालैंड देयर आर वेराइटी ऑफ ग्रुप जो डिवाइडेड है अपने इंटरेस्ट में। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक अगर नेगोशिएशन करना है तो ये दिक्कत आती है कि भैया अगर हमने एक ग्रुप से नेगोशिएशन किया किसी एक से, जैसे यहां पे हमने, जब इंडिया ने ये 2015 में हमने एक ये एग्रीमेंट साइन किया था, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एनएससीएन आईएम के साथ, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मोहिवा, दो लोग थे, एक इसाक था एक मोहिवा था, तब ये जुड़े हुए थे। जैसे ही हमने इनके साथ एग्रीमेंट साइन किया तो हमने और जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पे उनको रिजेक्ट कर दिया। वी आर कंसीडरिंग देम एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नागालैंड सोसाइटी। तो जो बाकी फोर्सेस थे वो नाराज हो गए और उन्होंने किया वहां पे अटैक। उनमें से एक था खापलांग, है ना, एनएससीएन खापलांग, एनएससीएन के। और इनको क्योंकि इन्होंने वायलेंस का रूट लिया, तभी हमने अगर आपने वो देखा सर्जिकल स्ट्राइक जो इंडिया ने की थी, है ना, तो हमने म्यांमार में एंटर करके खापलांग के अगेंस्ट सर्जिकल स्ट्राइक किया, है ना। तो ये है आपका ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल का कॉन्फ्लिक्ट कि आपस में भी डिवाइडेड है। तो तीन कैटेगरी हो गए, समझ में आ गया। इसके आउटसाइड कुछ है नहीं नॉर्थ ईस्ट का इशू। ट्राइबल वर्सेस ट्राइबल, ट्राइबल वर्सेस गवर्नमेंट, ट्राइबल वर्सेस आउटसाइड, ठीक है ना। अब ये जब भी टॉपिक दोबारा आएगा बस मैं ब्रीफ में दोबारा से यही बताऊंगा, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। सो 25 ईयर ऑफ इंडो नागा सीजफायर एग्रीमेंट को हो चुके हैं 25 ईयर, है ना। 1997 में साइन किया था। सीजफायर तो आपको समझ में आ गया, हॉस्टिलिटी खत्म करते हैं, वेपन साइड रखते हैं, बात करते हैं, इशू को रिजॉल्व करते हैं, है ना। डिमांड इनका क्या है वो भी मैं आपको समझा चुका। दे वांट ग्रेटर नागालैंड, शुरू में ये चाहते थे ग्रेटर नागालैंड मतलब सेपरेट कंट्री चाहिए, है ना। 1997 के बाद इसी बात पे डिस्कशन चल रहा था। लेकिन 2015 में हमने इनके साथ फाइनली एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोहिवा के साथ। इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की डिटेल्स आउट नहीं है, पब्लिक नहीं है, बट ऐसा बोला जाता है कि इस एग्रीमेंट के अंदर जो इनकी ग्रेटर नागालैंड की डिमांड थी, है ना, कि सेपरेट कंट्री चाहिए, वो इन्होंने छोड़ दी। तभी तो एग्रीमेंट साइन किया होगा, वरना क्यों करता है इंडिया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। सो अब वो एग्रीमेंट का जो फाइनल है, ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था, रिमेंबर दिस थिंग, फाइनल एग्रीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट, है ना। ऑल राइट, आई थिंक मैंने और बेटर आपको बता ही दिया, इसमें कुछ बचा नहीं है ना। ये बना कैसे था, नागालैंड इशू इमर्ज कैसे हुआ था। नागा एक कम्युनिटी है जिसके अंदर मल्टीपल ट्राइब्स हैं, ये याद रखना, है ना। एक एनएनसी थी, नागा नेशनल काउंसिल डिक्लेयर्ड नागालैंड एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन अगस्त 14 1947, ठीक है ना। तो हमारी इंडिपेंडेंस से एक दिन पहले इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन बनते रहे, वो आपके आई थिंक यूपीएससी की डिमांड के बियॉन्ड है, वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। बस ब्रॉडर आपने जान लिया कि एनएससीएन आईएम जो है ना, इसाक मोहिवा, दे डिमांड्स अ ग्रेटर नागालैंड, जिसकी डिमांड को हमने शायद कर्ब कर दिया है थ्रू दिस 2015 फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, बस, ठीक है। आगे बढ़े, अब ये देखते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 कम्स इनटू इफेक्ट, है ना। तो ये एक अमेंडमेंट था पहले जो कि अब एक्ट बन चुका है। क्या ये एक्ट, देखते हैं। देखो, जब भी कोई क्राइम करता है या फिर या एलिजिडली कोई क्राइम करता है ना, तो इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका कुछ कुछ डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, राइट। पुलिस उसको पकड़ के लेके जाती है, उससे बोलती है साइन कर, उससे बोलती है अपना थंब इंप्रेशन दे, उसको बोलती है अपना फुट इंप्रेशन दे, एटसेट्रा एटसेट्रा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है ना। अब वो जो आइडेंटिफिकेशन है, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए तो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि ये कौन है, ठीक है। अब वो जो उसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसके लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन का हम स्टोर कैसे करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को हम यूज कैसे करेंगे, है ना। तो ऑल दीज आर द इश्यूज विच आर हैंडल्ड अंडर दिस एक्ट। ये पर्पस समझ में आया इस एक्ट का क्या है, कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। अब इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, एक सिंपल सा पॉइंट अमेंड किया गया है कि जो भी आइडेंटिफिकेशन के मार्कर्स होते हैं, मार्कर्स का क्या मतलब है, आइरिस स्कैन,
है ना, रेटिना हो गया आपका, फुट इंप्रेशन हो गए, पाम इंप्रेशन हो गए, थंब इंप्रेशन हो गया, साइन हो गया, है ना, बायोलॉजिकल सैंपल हो गए, ब्लड सैंपल हो गया, डीएनए हो गया, एटसेट्रा, दीज आर द आइडेंटिटी मार्कर ना। उसका एम्बिट को एक्सपैंड किया गया है, ठीक है ना, कि क्या क्या आइडेंटिटी मार्कर ले सकते हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट, सिंपल, है ना। और उसमें मेन अथॉरिटी बनाया गया है एनसीआरबी को, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, कि वो डेटा आप स्टोर करोगे, आप ध्यान रखोगे उसकी चोरी ना हो, और उस डेटा को अगर किसी के साथ शेयर करना है, किसी के साथ मतलब किसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, रॉ के साथ, कोई भी केस चल रहा है, कोई भी डेटा मांग सकता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो एनसीआरबी ही वो डेटा डिसेमिनेट करेगा, ठीक है ना। इतना सा अमेंडमेंट है। अब एक बार नजर मार लो, याद करने वाली बात मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद एक बार रीड करने वाली बात है बस, है ना। तो क्या एक्ट है ये, जो एक्ट है, इट सीक टू रिप्लेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920। तो पुराना एक्ट था ये, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट, इसको रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। ये जो एक्ट है ये एक्सपैंड करता है एम्बिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्कर, है ना, विच कैन बी टेकन टू हेल्प इन यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इन्वॉल्व्ड इन एनी क्राइम। मेजरमेंट क्या क्या हो सकती है, फिंगर इंप्रेशन, palm print and foot impression, photograph, iris and retina scan, physical biological sample database and their analysis among others, ठीक है ना। तो कुछ कुछ आइडिया होना चाहिए, बाकी तो फिर आंसर हो जाता है वहां पे। क्या की प्रोविजन है, ये बोल रहे हैं कि द एक्ट प्रोवाइड लीगल सैंक्शन टू द पुलिस टू टेक फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स ऑफ कन्विक्ट एज वेल एज दोज एक्यूज्ड ऑफ क्राइम। तो या तो कोई एक्यूज्ड हो, एक्यूज्ड मतलब अभी क्राइम प्रूव नहीं हुआ है कि इसी ने किया है, या फिर कोई कन्विक्ट हो कि प्रूव हो चुका है ना, तो उसका कोई भी सैंपल लेना है तो पुलिस को पावर दी जा रही है, सिंपल सी ये बात है। द एक्ट एक्सपैंड द टाइप ऑफ डेटा, मैंने बोला ना मेजरमेंट का के लिए पहले जो जो चीजें ले सकते थे उसको एक्सपैंड कर दिया, क्या टाइप ऑफ डेटा और ज्यादा लिया जा सकता है ना। अब जो डिटेल्स कलेक्ट की जा रही है वो रिटेन की जाएंगी डिजिटल सिस्टम में फॉर द 75 ईयर। तो जो भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो 75 ईयर के लिए स्टोर किया जाएगा, और पावर किसको दी जा रही है, एनसीआरबी को, ये मैंने बता दिया आपको, है ना। और अगर आपने मना किया, अगर आपको पुलिस पकड़ के ले गई, पुलिस ने बोला आपने एक क्राइम किया है और आपने वो डेटा देने को मना कर दिया, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी 1860। तो इंडियन पिनल कोड का वायलेशन होगा वो, ठीक है ना, और आपको दोबारा धर लिया जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, समझ में आ गया सिंपल सा। अब ये देखते हैं, कंपटीशन लॉ को अमेंड किया जा रहा है। देखिए, कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022, पहले तो बिल है ये याद रखना, है ना, अभी पास नहीं हुआ है। अब देखिए एक चीज समझाता हूं मैं आपको कॉन्सेप्ट इसका, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो, इंडिया में आफ्टर 1990 स्टार्ट हुआ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे तो एक आर्ग्यूमेंट देते थे हम कि हम चाहते हैं प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी में आएगा कंपटीशन, और जब इंडियन इकोनॉमी में कंपटीशन आएगा तो बेटर प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजों का हेल्प होगा। अब जब कंपटीशन आएगा, है ना, तो अलग अलग प्राइवेट प्लेयर होंगे इकोनॉमी में जो कि कॉम्पीट कर रहे होंगे विद ईच अदर, है ना, वैरायटी ऑफ प्लेयर वी आर कॉम्पीटिंग विद ईच अदर। अब ऐसे में क्या होता है, ये जो कंपटीशन है इसको कोई भी जायंट प्लेयर, जो बड़े प्लेयर्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन एनी सेक्टर, चाहे ई कॉमर्स हो गया या एडटेक हो गया, उस कंपटीशन को थ्रू सम अनफेयर प्रैक्टिसेस दे विल ट्राई टू किल। मे बी मर्जर एंड एक्विजिशन कैन बी दैट काइंड ऑफ थिंग, है ना, कि बिग सिंपल सा रूल है, बिग फिश ईटिंग स्मॉल फिश, सिंपल सा रूल है। तो अब टू मेक श्योर कि वो कंपटीशन जो है वो हेल्दी कंपटीशन बना रहे, है ना, कि प्राइवेटाइजेशन तो कर दिया, अब वहां पे कंपटीशन भी बना रहे, उसके लिए हम लेके आए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया या कंपटीशन एक्ट 2002। 2002 में कंपटीशन एक्ट लेके आए ताकि मार्केट में कंपटीशन को रेगुलेट किया जा सके और अनफेयर प्रैक्टिस को, ट्रेड प्रैक्टिसेस को कर्ब किया जा सके। तो 2002 में हमने ये एक्ट पास किया, और इस एक्ट के थ्रू हमने कोई भी अगर एक्ट पास हो रहा है किसी भी पर्पस के लिए, कोई बॉडी चाहिए उसके लिए, कोई इंस्टीट्यूशन तो चाहिए ना जो उस एक्ट को इंप्लीमेंट कराएगा, तो क्या है यहाँ पे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो सीसीआई हमने स्टैब्लिश किया 2002, ये हो गया आपका स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, फॉर रेगुलेटिंग मार्केट कंपटीशन। समझ में आया, हर चीज का बैकग्राउंड है यार। अब इसको अमेंडमेंट करने के लिए ये लॉ लेके आ रहे हैं, है ना, अमेंडमेंट प्रपोज किया है। कौन लेके आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इंट्रोड्यूस्ड कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022। बैकग्राउंड समझ में आया। अब देखते हैं क्या प्रपोज किया है इसके अंदर। प्रपोज क्या है, देखो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे इकोनॉमी इवॉल्व हो रही है, स्पेशली
पोस्ट कोविड वर्ल्ड में जो डिजिटाइजेशन हुआ है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स आए हैं, उनकी वजह से कुछ कुछ नए नए इशू सामने आए हैं मार्केट के अंदर, है ना। तो उनको एड्रेस करने के लिए अमेंडमेंट है बस ये, है ना। आप स्पेसिफिक कुछ कुछ पॉइंट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रिड्यूस ओवरऑल टाइम लिमिट ऑफ असेसमेंट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, मतलब अगर कोई भी बड़े बड़े मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहे हैं तो दे विल किल कंपटीशन इन द मार्केट। उसको अप्रूवल देता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। पहले क्या था, उस अप्रूवल के लिए 210 डेज का टाइमलाइन था, लेकिन 210 डेज इज टू मच। मान लो किसी दो बड़ी कंपनी के बीच में या एक बड़ी और एक छोटी कंपनी के बीच में कुछ मर्जर एक्विजिशन की डील साइन हुई, डिसाइड हुआ कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी विल बी गिवन, है ना। अब 210 दिन में अगर सीसीआई अप्रूवल देगा तो 210 दिन में तो बिजनेस ऊपर नीचे हो जाता है ना, वो डील ही ऑफ ट्रैक हो जाएगी। तो इसलिए उसके टाइम को रिड्यूस किया गया। जब आपको रीजन पता होगा ना तब पॉइंट याद रहेंगे। इसको बोलते हैं याद रखना, रटी नहीं जाती चीजें, समझी जाती हैं, ठीक है। रिड्यूस लिटिगेशन थ्रू पेनल्टी। अब यहां पे क्या पॉइंट है, देखो आपने देखा होगा, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनको कुछ इंडिविजुअल क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स, है ना। अपने जैसे बहुत बड़े एडटेक के प्लेयर्स हैं उनको भी बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिविजुअल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। अब क्या है कि वो इंडिविजुअल क्यों कर रहे हैं, वो क्योंकि ब्लैकमेलिंग का सिस्टम है इंडिया में। ब्लैकमेलिंग है इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट के अगेंस्ट कि हम आपकी नेगेटिव ब्रांडिंग करेंगे, अदरवाइज आप हमें कुछ पैसा दे दो, ठीक है ना। तो अब वो जो कंप्लेंट्स डाल रहे हैं, है ना, वो जो लिटिगेशन है वो बढ़ती जाती हैं। कंप्लेंट डालने में क्या जा रहा है, लिटिगेशन डाल दो बस एक, और ब्लैकमेलिंग के थ्रू पैसा ले लो, है ना। तो इसकी मार्केट इंडिया में बढ़ती जा रही है, इट इज इंक्रीजिंग, आई एम टेलिंग यू, एवरी सेक्टर, ठीक है ना। तो ये जो ब्लैकमेलर हैं, ये जो कंप्लेंट डाल रहे हैं, उसका लिटिगेशन का बर्डन बढ़ रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पे। तो उसको कर्व करने के लिए ये बोल रहे हैं कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट हुई तो पेनल्टी लगाएंगे ऐसे, और आपने बीच में अगर कंप्लेंट वापस ले ली, इसका मतलब आपने डील कर ली बंदे के साथ, तो फिर आप पे पेनल्टी लगाएंगे, ये है क्लॉज। सीसीआई का अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया है, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर ₹2000 करोड़ से ऊपर होगा, ठीक है ना। फिर क्या है, लिमिट द पीरियड फॉर फाइलिंग इंफॉर्मेशन ऑन एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बिफोर सीसीआई टू 3 years। मतलब अगर मान लो कि कोई भी डील हुई, है ना, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को ये लगता है कि मार्केट में या इस सेक्टर में ये जो डील हुई है दिस इज एंटी कॉम्पिटिटिव, और उसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट फाइल करना चाहता है सीसीआई में, तो वो जो टाइम लिमिट है वो 3 year कर दिया। मतलब ऐसा नहीं कि कोई 4 साल पुरानी डील है उसके अगेंस्ट कंप्लेंट आज फाइनल की जा रही है, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। तो 3 साल के अंदर कंप्लेंट फाइल करो वरना भाड़ में जाओ, सिंपल सा सीसीआई ने ये बोल दिया। फिर एम्पावर अपीलिएट ट्राइब्यूनल, मतलब कोई भी अगर अपीलिएट ट्राइब्यूनल, जो भी इसका ट्राइब्यूनल है उसका अपीलिएट ट्राइब्यूनल है ना, तो किसी भी अगर वर्डिक्ट से कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपीलिएट ट्राइब्यूनल में जाएगा, तो उसको एम्पावर किया जा रहा है ना। एम्पावर करने का क्या मतलब है, क्या कर रहे हैं एम्पावर करने के लिए, 25% डिपॉजिट पहले देना पड़ेगा। मतलब मान लो जो ट्राइब्यूनल है उसने कोई वर्डिक्ट दे दिया, उसने बोला कि ये ए पार्टी और बी पार्टी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था, उसने वर्डिक्ट में ये बोला कि जो ए पार्टी है इसके ऊपर हम एक्स अमाउंट की पेनल्टी लगा रहे हैं। अब ए पार्टी बोल रही है कि हम अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाएंगे, हम पेनल्टी नहीं दे रहे, है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि अपीलेट ट्राइब्यूनल में जब जाओगे तो उसमें जाने से पहले आपको जो एक्स अमाउंट का पेनल्टी लगाया गया है उसका 25% अमाउंट पहले जमा कराओ, तब अपील सुनी जाएगी, है ना। तो ये काम कर रहे हैं। फिर इंट्रोड्यूस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड बिगिन हो रहा है, जो भी टेक्नोलॉजी का बूस्ट हो रहा है इंडिया में, है ना, तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनको भी तो नॉलेज होना चाहिए, तभी तो वो डिसीजन ले पाएंगे। तो एक्सपर्ट को इंक्लूड किया जा रहा है सिलेक्शन कमेटी में। उसके बाद चेंजेस इन सर्टेन डेफिनेशन, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ चीजों की डेफिनेशन चेंज करिए, एंटरप्राइज की एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर रिस्ट्रिक्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द सीसीआई फॉर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ लीविंग ऑफिस। तो ये ध्यान में रखने के लिए कि जो भी चेयरमैन है और मेंबर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो अपना काम बहुत ही फेयरनेस के साथ करें। तो ये बोल रहे हैं कि आफ्टर देयर पोजीशन इन द सीसीआई दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी अदर एम्प्लॉयमेंट टिल द 2 years, है ना। तो कूल ऑफ पीरियड बोलते हैं इसको, कूल ऑफ पीरियड। डन। नेक्स्ट, अब ये देखते हैं मेजर न्यूज ओवर। अब देखते हैं क्या क्या है। अनक्लॉग जेल्स टू मार्क 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए इंडिया में 76% था आई थिंक डेटा, 76% ऑफ द प्रिजनर इन जेल आर अंडर ट्रायल। मतलब जो हमारे प्रिजन्स हैं उसमें 76% ऐसे लोग हैं जिनका केस अभी चल रहा है, जो भी कन्विक्ट नहीं हुए हैं, है ना। बट क्योंकि जुडिशरी में कैपेसिटी नहीं है, जज फ्री नहीं होते हैं, जज इतने है ही नहीं, है ना, तो दैट इज वाई दे आर इन जेल। तो वेरी डिसमल सिचुएशन आई वुड से, है ना, कि 76% ऑफ प्रिजनर इन जेल आर अंडर ट्रायल, है ना। सो इस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए ये बोला गया कि जो 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है
है ना, इसके टाइम पे कुछ प्रिजनर को रिलीज कर दो, है ना, जो प्रिजन है उस पर थोड़ा लोड कम करो और लोगों के भी ह्यूमन राइट की थोड़ी रिस्पेक्ट करो, है ना। तो बस ये न्यूज थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है थोड़े लोगों को रिलीज करो, है ना, अंडर ट्रायल, स्पेशली जो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल मैंने आपको क्या बोला कि अभी ट्रायल चल रहा है, कन्विक्टेड नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो ये अंडर ट्रायल का डेफिनेशन हो गया, एनसीआरबी का डेटा मैंने आपको बता दिया। इशू क्या है, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, एक तो क्राउडिंग है यार, ओवर क्राउडिंग है प्रिजन के अंदर, है ना, प्रिजन आर बैडली मेंटेन, आपने बहुत सारे सीरीज देखे होंगे, है ना, सेक्सुअल अब्यूज हो गया, ग्रुप वायलेंस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर द इशू व्हिच दे आर फेसिंग, है ना। फिर फैमिली को भी स्टिग्मेटाइजेशन है ना, अभी तो अंडर ट्रायल है, अगर क्राइम किया हो, अगर नहीं भी किया, मान लो कोई प्रिजन में रह के आ रहा है, तो स्टिग्मेटाइजेशन तो लाइफ टाइम का है ही। अब इनिशिएटिव क्या लिए हैं अंडर ट्रायल के लिए, एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो, जल्दी जल्दी डिसीजन लो, उसके बाद ई कोर्ट बना दो, ऑब्वियसली जजेस कम है तो ई कोर्ट बना दो, फिर मॉडर्नाइजेशन करो प्रिजन का, मतलब कम से कम जब वो प्रिजन में रह रहा है तो एक्सप्लॉइटेशन तो ना हो उसका, फिर ई प्रिजन बना दो, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, मैनेज करने के लिए सारी चीजें, है ना। तो ये टॉपिक हो गया। एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, जरूर यूज होगी वो GS4 एथिक्स में, व्हाई वी गिव पनिशमेंट। पनिशमेंट हम क्यों देते हैं सोसाइटीज में, बताओ जरा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको, मजा आएगा। पनिशमेंट हम क्यों देते हैं, जो कोई भी अगर सोसाइटी में क्राइम हुआ है तो उसके पनिशमेंट देने के 4 रीजन होता है, दीज आर 4 थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, आपको कहीं भी यूज कर सकते हो आप ये एथिक्स में। सबसे पहला होता है रेट्रीब्यूटिव, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। रेट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है कि मान लो कि किसी भी इंडिविजुअल ने कोई क्राइम किया, लेट्स से किसी ने किसी का मर्डर किया, तो हम उसे डेथ पनिशमेंट दे रहे हैं, क्यों, रीजन है व्हाई वी आर गिविंग पनिशमेंट, है ना, क्यों दे रहे हैं हम, तो हम दे रहे हैं पनिशमेंट बिकॉज रेट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, मतलब एन आई फॉर एन आई, मतलब अगर उसने मुझे मारा तो मैं उसे मारूंगा, दिस इज द पर्पस ऑफ पनिशमेंट। ध्यान रखना क्या है पर्पस पनिशमेंट का, है ना, उसने मुझे मारा तो मैं उसे मारूंगा, एन आई फॉर एन आई का प्रिंसिपल है। एक रीजन है रेट्रीब्यूशन का, तो रेट्रीब्यूशन का फायदा क्या है, जस्टिस होता है उसके साथ जिसके साथ क्राइम हुआ है ना, जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ जस्टिस होता है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है डेटरेंस, इसको बोलते हैं सेकंड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, कि हम लोग पनिशमेंट इसलिए दे रहे हैं ताकि सोसाइटी में सबको यह पता लग जाए कि मर्डर करना गलत है, हर कोई डरे, है ना, कि देखो मर्डर करोगे तो आपको भी डेथ पेनल्टी मिलेगी। तो डेटरेंस इज द सेकंड पर्पस ऑफ पनिशमेंट, है ना, इसको बोलते हैं पनिशमेंट इज गिवन सो दैट शीप इज नॉट स्टोलन अगेन, है ना, मतलब मान लो कहीं पे किसी ने कोई शीप, भेड़, है ना, किसी ने कोई शीप चुराई, है ना, तो उसको पनिशमेंट दे रहे हैं ताकि आगे फ्यूचर में कभी शीप दोबारा स्टोलन ना हो, दिस इज द डेटरेंस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तीसरी बोलते हैं प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का क्या मीनिंग है, प्रिवेंटिव का मीनिंग होता है कि हम कोई भी पनिशमेंट इसलिए दे रहे हैं ताकि जो पर्टिकुलर क्रिमिनल है ना, उसको हम डिटेन कर दें और वो फर्दर सोसाइटी में कोई क्राइम ना कर पाए, हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि फर्दर क्राइम ना हो। और फोर्थ हमारा पनिशमेंट का थ्योरी है, फोर्थ थ्योरी क्या होता है, रिफॉर्मेशन। याद रखना रिफॉर्मेशन में क्या है, रिफॉर्मेशन का ये मीनिंग होता है कि हम पनिशमेंट इसलिए दे रहे हैं ताकि जो क्रिमिनल है वो रिफॉर्म हो, उसको अपनी गलती का एहसास हो, वो आगे जाके सोसाइटी का परमानेंट मेंबर बन सके। तो दीज आर द 4 थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट जो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। क्या 4 पर्पस हो गए, रेट्रीब्यूशन, डेटरेंस, प्रिवेंशन एंड रिफॉर्मेशन, समझ में आया। चलो अब ये सब इंफॉर्मेशन देता रहूंगा मैं बीच बीच में। एक ये छोटा सा टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। रिसेंटली जो राज्यसभा के चेयरमैन है उन्होंने ये बोला है देयर इज नो इम्यूनिटी फ्रॉम अरेस्ट इन क्रिमिनल केसेस फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग सेशन, मतलब अगर किसी के भी अगेंस्ट क्रिमिनल केस चल रहा है ना, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट अगर क्रिमिनल केस चल रहा है तो चाहे सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज इन प्रोग्रेस दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड, है ना, ये बोला राज्यसभा चेयरमैन ने। अब ये टॉपिक लिंक्ड है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से। देखिए जो पार्लियामेंटेरियन है उनको कुछ कुछ प्रिविलेजेस प्रोवाइड की गई हैं, कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेज हैं और कुछ कलेक्टिव प्रिविलेज हैं, ताकि अपना काम वो इफेक्टिवली कर सके, है ना, सो दैट दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर फंक्शन, है ना। कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, कहां कहां प्रोवाइडेड है, एक तो आर्टिकल 105 है जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बताता है, और स्टेट लेवल पे आर्टिकल 194 है, ये याद रख सकते हो। इनमें से एक प्रिविलेज है जो सिविल केसेस में होती है, मतलब कोई भी सिविलियन केस अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट चल रहा है तो उसको ये प्रिविलेज है कि 40 डेज प्रायर टू सेशन, जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन स्टार्ट हो रहा है उससे 40 डेज पहले और 40 डेज बाद उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सिविल केस में, याद रखना। क्रिमिनल में राज्यसभा चेयरमैन ने बोल दिया अरेस्ट हो जाओगे, बचोगे नहीं क्रिमिनल केस में, ठीक है ना। अब इसके बाद ऑल दीज आर द राइट्स, और अगर ये वायलेट होती हैं,
मान लो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज किसी ने वायलेट कर दी तो वो क्या है, इट इज वायलेशन ऑफ लॉ। तो अंडर पार्लियामेंट्री लॉ पनिशमेंट मिलेगा, सिंपल सा फंडा है। समझ में आया? बेसिक बेसिक था, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। दो और छोटी छोटी चीजें हैं ये। कॉर्पोरल पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, मतलब अगर आप स्कूल में, जैसे कि बचपन में होता ही था सभी के साथ, स्पेशली जो भी 90s किड होंगे, है ना, कि स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी ना, फिजिकल पनिशमेंट, मास्टर जी ने थप्पड़ मार दिया, उसको बोलते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट। तो अब ये जो फिजिकल पनिशमेंट है, ये जो मेंटल टॉर्चर है बच्चों का, इट इज कंसीडर अगेंस्ट ह्यूमन राइट, है ना। सो दैट इज वाई इसको बैन किया जा रहा है। तो अभी इंडिया में कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है कॉर्पोरल पनिशमेंट की, ऑल्दो राइट टू एजुकेशन जो है एक्ट 2005 वो प्रोहिबिट करता है कोई भी फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट। एनसीपीसीआर जो है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इनके कुछ गाइडलाइन है इससे रिलेटेड। इन्होंने क्या बोला है, एक तो दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड कॉर्पोरल पनिशमेंट मॉनिटरिंग सेल। तो मॉनिटरिंग सेल है, मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चों की पिटाई तो नहीं हो रही स्कूल में, ठीक है। और दे आर ऑल्सो डेवलपिंग मैकेनिज्म एंड फ्रेमवर्क प्रोटोकॉल टू एड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन, है ना। अगर किसी की पिटाई हो गई तो वो कंप्लेंट तो कर पाए, तो ग्रीवेंस रिडक्शन सिस्टम चाहिए, सिंपल, ठीक है। अगला है छोटा सा न्यूज, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, मतलब जो ई गवर्नेंस प्रमोट करना चाहता है गवर्नमेंट, उसके लिए कुछ अवार्ड वगैरह दे रहा है। क्या अवार्ड है? रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इसको फर्स्ट रैंक दिया गया है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल में, सेंट्रल मिनिस्ट्री के, और डिजिटल पुलिस को रैंक सेकंड बोला गया है, ठीक है ना। सो अवार्ड है, पीरियोडिक असेसमेंट करते हैं, देखते हैं कि कौन कितना बेटर ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर बना रहा है, और उसको अवार्ड दिया जाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लास्ट, आई थिंक दिस इज द लास्ट स्लाइड। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी, सुरेश पटेल हमारे नए सीवीसी है, न्यू सीवीसी आ चुके हैं इंडिया में, सुरेश पटेल। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, फैक्चुअल टॉपिक है बिल्कुल, स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू सीवीसी क्रिएट किया गया है। इनिशियली इट वाज क्रिएटेड इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानाम कमेटी। संथानाम कमेटी किस चीज के ऊपर थी? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर। तो इस कमेटी ने रेकमेंड किया था सीवीसी, जो हमने क्रिएट किया, लेकिन उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मतलब लॉ की बैकिंग बाद में दी गई, ठीक है ना। क्या काम है इसका? ये एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन द मैटर ऑफ विजिलेंस, ठीक है। तो इसके जो चेयरमैन है वो कैसे अपॉइंट होते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लक्ष्मीकांत स्टफ है ये। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इसके चेयरमैन को, किस बेसिस पे? एक 3 मेंबर कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर है, और लीडर ऑफ पोजीशन ऑफ द लोकसभा है। ये तीनों मिलकर रेकमेंड करते हैं और प्रेसिडेंट फिर अपॉइंट करता है, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है ना। फिर क्रिएशन एंड अबॉलिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अगर किसी भी स्टेट में कोई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना है या एबॉलिश करना है, तो किसकी पावर है, किसके हाथ में वो पावर है? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। पावर लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई से नहीं है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू क्रिएशन एंड एबॉलिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट। हाउएवर अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है या रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन इज एसेंशियल। समझ में आया? एबॉलिश करना है, क्रिएट करना है कोई नया डिस्ट्रिक्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट की पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई से नहीं है। और अगर नाम चेंज करना है किसी डिस्ट्रिक्ट का या रेलवे स्टेशन का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन इज एसेंशियल, ठीक है, डन। ऑल दीज आर द रनिंग कोर्सेज एट एसआरटी, आप चाहें तो ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। आत्मनिर्भर 2023 बैच 3 बिगिन होने वाला है, 3 फेज फाउंडेशन बैच है, 29 अगस्त को बिगिन हो रहा है। ऑल दीज आर द फीचर, वीडियो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, 10% अर्ली बर्ड ऑफर इज गोइंग ऑन, ठीक है। इसके अलावा दीज आर द अपकमिंग कोर्सेज एट एसआरटी। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम 2023 बैच 2, है ना, इट विल बी लॉन्च्ड इन अगस्त एंड MMP plus batch 2 will be launched in the August end, and live CSAT course will also be launched in the August month, है ना। These are the upcoming courses at एडसारथी। ये PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे पोर्टल का लिंक दिया है, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव। इफ यू रियली वांट अस टू पुट अस बेस्ट एफर्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस इनिशिएटिव, बेस्ट एफर्ट का क्या मतलब है? देखो, ये तो हम कर ही रहे हैं, अगर आप हमें और मोटिवेट करेंगे तो मंथली कंपाइलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं हम इसका, आपको डेली के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चन, सो दैट वी फील मोटिवेटेड टू डू दिस फ्री वर्क फॉर यू, है ना। प्रमोट दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स पे डालिए। इफ वी कैन गेट कंटिन्यूअस 10,000 व्यूज, दैट इज आवर गोल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर हमें कंटिन्यूअस 10,000 व्यूज मिलेंगे इन वीडियोस के ऊपर, तो आवर टीम विल बी मोटिवेटेड फॉर दैट, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।